हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या एनसीईआरटी में अपने पास फॉर्मूला लिख रखा है, लेकिन अपन उस फॉर्मूले को कैसे डराइव कर रहे हैं, ये कंप्लीट डेरिवेशन आज अपन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उससे रिलेटेड कुछ एक या दो न्यूमेरिकल जो अपन ने लास्ट टॉपिक प्लांक क्वांटम थ्योरी में जो किया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन आज कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की जाए, पूरा देखिएगा, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है और कंप्लीट डेरिवेशन है कि कैसे ये डराइव हो रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो अपन ने टोटल जो एनर्जी निकाली थी, टोटल एनर्जी डेल ई, वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम था भाई। ठीक है, अब काइनेटिक अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास थी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, यस माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये था, ये थी अपने पास टोटल एनर्जी। तो अब आगे इसको निकाले तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स वर्क कर रहे थे। क्या कह रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की ओर रिवॉल्व हो रहा है टुवर्ड द न्यूक्लियस, उस इलेक्ट्रॉन पर एक टुवर्ड द सेंटर और एक अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स था वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मींस हाफ सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर मैं देखे दोनों फॉर्मूला की, तो ये दोनों क्या थे, इक्वल थे दोनों के दोनों फोर्सेस, और यहां से आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या था अपने पास, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब देखो जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए, ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए, तो टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही होगा। अब अगर कॉमन ले लें तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1, यही बचेगा भाई। अब सुनिए, ये डेल ई इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई, यस माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था कब, जब बोर एटॉमिक में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब सुनिए, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो एनर्जी है वो मैं अलग अलग ले रहा हूं, एक E1 एनर्जी और एक E2 एनर्जी, यानी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में ले रहा हूं हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, अब देखो इस E1 का जो फॉर्मूला होगा, इस E1 का वो क्या हो जाएगा, -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है भाई, जेड कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड कांस्टेंट है। अब R1 क्या होगी, चेंज होगी, यानी रेडियस चेंज हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं इस E2 के रेस्पेक्ट में देखूं तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 सॉरी -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन R2, यहाँ क्या हो जाएगा R2। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एनर्जी चेंज इन एनर्जी निकालू तो ये क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल होती है एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन R2 -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन R। ठीक है भाई, चलिए इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट की, -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन R2, ये किस में हो जाएगा भाई, यस पॉजिटिव में, 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, इसके अंदर अपन डेल ई इक्वल टू, अब देखिए यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, 1/2 जेड ई स्क्वायर कॉमन ले लूं। अब अपने पास बच गया 1/R2 माइनस 1/R1। देखो देखिए यही है। अब देखो सॉरी, ये माइनस का R2 किसका होगा, माइनस का, और ये R1 किसका होगा, पॉजिटिव का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल ई इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर, ये पॉजिटिव वैल्यू आगे ले लीजिए और ये नेगेटिव वैल्यू पीछे रख लीजिए। कैसे लिख सकता हूँ, देखो R2 तो क्या है, 1/R, देखो नेगेटिव में R2, इसलिए माइनस का 1/R2, और ये क्या है, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाली साइन को मैंने आगे ले लिया। क्या बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो R है वो क्या है, रेडियस, और अगर आपको याद हो तो रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, यस एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम था।
यही फॉर्मूला था भाई रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। अब देखिए ये रेडियस का फॉर्मूला भी मैं क्या ले लेता हूँ, अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट ले लेता हूँ। यानी कहने का मतलब एक जगह R1 रख लेता हूँ, R1 की देखो n यहाँ चेंज रहेगा, n1 स्क्वायर कर दूंगा, n1 स्क्वायर अपॉन सॉरी R1 के रिस्पेक्ट में n1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम, ये लीजिए। और अगर मैं R2 के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम। देखिए देखिए ये रख सकते हैं भाई। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी है आपको, बात समझ में आई, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो अपने पास क्या आएगा, डेल ई इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर। देखिए 1/r1 की वैल्यू रखी, देखो 1/r1 की जब वैल्यू रखेंगे तो r1 की वैल्यू यहाँ अपॉन में तो ये इन्वर्ट हो जाएगी भाई, ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी और नीचे रह जाएगी। तो मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट, अगर समझ जाओ तो देखिए समझिएगा, 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम अपॉन n1 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस सेम ईयर यहाँ पे क्या होगा 1/r2 है तो r2 की वैल्यू वही देखो r है तो ये वैल्यू ऊपर या नीचे रह जाएगी, यानी ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम अपॉन n2 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये लीजिए, क्या ये बात समझ में? अब देखिए यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको बाहर निकाल लीजिए, इन दोनों वैल्यू को छोड़ दीजिए, n1 की वैल्यू को और n2 की वैल्यू को। तो अपने पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, डेल ई इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर इंटू क्या रहे बाहर 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, बचा क्या अपने पास 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई क्या? फटाफट सोचिए भाई, क्या ये बात समझ में आई क्या? देखो फटाफट, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? चलिए अगर समझ में आ गया तो इसको अपन आगे लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए जो यह वाला फॉर्मूला है, ये वाला, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं। अपने पास फॉर्मूला डेराइव हो गया, डेल ई इक्वल टू 1/2 जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर। रिमेनिंग वैल्यूज क्या रहेगी, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ ऊपर लिख दिया भाई, ठीक है। अगर किसी को दिख भी नहीं रहा तो यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं अपन। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ से इस 2 को मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, यानी 4 से कैंसिल कर दिया, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग अपने पास क्या रहेगा, देखो 2 पाई स्क्वायर जेड और जेड कितना हो गया, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर क्या हो गया ई पावर 4, और बचा क्या रिमेनिंग m अपॉन एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए फटाफट सोचिए, यस समझ में आ गई। अब देखिए अपन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। प्लांक क्वांटम थ्योरी मैंने ये कहा था कि जो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ना होकर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और किसमें रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स, ये कहा था। और फिर मैंने ये कहा था कि एनर्जी ऑफ एंड रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, यानी ई प्रोपोर्शनल क्या था, न्यू था। समझिए, देखिए ई प्रोपोर्शनल न्यू था, और न्यू इक्वल टू क्या, देखो इक्वल टू क्या था, प्रोपोर्शनल क्या था, प्लांक कांस्टेंट, यही था। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अपन ने बात की थी, जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। और यहाँ जब प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट। बात क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पहले सबसे पहले डेली की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, एच न्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने एच न्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब न्यू की वैल्यू यहाँ रख सकती है, यहाँ से रख दीजिए। देखो तो क्या हो गया, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो देखो 1/λ निकाल लीजिए साहब यहाँ से। क्या निकाल लेंगे? 1/λ, तो h और c कहाँ चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π² z² e की पावर 4m अपॉन h, और h स्क्वायर क्या हो गया? h³ इंटू c 1/n1² माइनस 1/n2²। यही होगा, यही होगा। अब सुनिए, अगर आपको याद हो तो वेव नंबर की बात की थी, एंड वी कैन से द वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। क्या कह रहा हूं? जो वेव नंबर था वो वेवलेंथ या लैम्डा के क्या था? रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं, इसी फॉर्मूले को समझिए, इसी फॉर्मूले को मैं ये लिख दूं कि न्यू बार दैट मींस फ्रीक्वेंसी बार और वेव नंबर इज इक्वल टू होगा 1/λ इज इक्वल टू होगा 2π² z² e की पावर 4m अपॉन h³ इंटू c 1/n1² माइनस 1/n2²। देखिए भाई, समझिए फटाफट, देखिए समझिए इसको। वापस क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या निकाल दिया? एच न्यू। भाई जानते हैं अपन डायरेक्ट किसके इक्वल होगा? एच न्यू के, और न्यू क्या होगा? c/λ के। अब मैंने क्या कर दिया? c और एच न्यू को इधर भेज दिया और 1/λ निकाल लिया, तो ये h³ c हो गया। अब देखिए h³ c हो गया, तो अपन जानते हैं कि जो 1/λ है किसके इक्वल होता है? वेव नंबर के इक्वल होता है। तो अपने पास क्या हो गया? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 2π² z² e की पावर 4m अपॉन h³ इंटू c। अब सुनिए, यहां से z को बाहर निकाल लीजिए, यानी मैं लिख दूं न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, देखो z को बाहर निकाल रहा हूं, z² इंटू जो वैल्यू बच रही है 2π² e की पावर 4m अपॉन h³ इंटू c 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट है। वापस समझा रहा हूँ, ये जो वैल्यूज हैं 2π² e की पावर 4m अपॉन h³ इंटू c, सभी के सभी कांस्टेंट बन। देखो 2 की वैल्यू जानते हैं, पाई की वैल्यू जानते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट है। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो किसके होती है? 1.09677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू z², क्या हो गया? z² इंटू RH। ठीक है भाई, अब RH क्या है? ये एक्चुअल में है क्या? ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है एक्चुअल में? RH, जिसको क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कह रहा हूँ? इधर लिख रहा हूँ भाई, ये क्या है अपने पास? रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या कह रहा हूँ भाई? ये रिडबर्ग कांस्टेंट है भाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1.09677 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो यहाँ अपने पास क्या फॉर्मूला हो गया? ये देखिए, न्यू बार इक्वल टू 1/λ z² इंटू RH इंटू n1² माइनस 1/n2²। या आप लिखना चाहो तो ये लिख दो, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 1.0967 इंटू 10⁻7। चलिए इधर इसको इधर आगे लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई। क्या हो गया अपने पास फॉर्मूला? देखिए क्या हो गया? न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखो z हाइड्रोजन टर्म के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ? बिकॉज z इक्वल टू कितना हो गया? 1। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया अपने पास न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। तो ये अपने फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो अपनी एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है। ठीक है भाई, तो अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि जो वेव नंबर और जो लैम्डा है यानी वेव लेंथ है
वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको क्या होगा कि अगर आपको डिफरेंट ऑर्बिटल्स दे दिए जाएं और फिर आपको वेव नंबर पूछ लिया जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। किसकी बात कर रहा है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन ऑफ ए रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या निकलवा रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, यानी 1 मोल प्रोटॉन के लिए जो जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, उसकी एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी किससे निकालते हैं? जस्ट प्लांक क्वांटम थ्योरी से। वो क्या फॉर्मूला था अपने पास? E = h न्यू। ठीक है भाई, यही था अपने पास। अब देखिए यहाँ h की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है? 5 × 10⁻14 दे रखी है। तो ये वैल्यू ऐसे कैसे रख दीजिए? E क्या हो गया? 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड इंटू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 313.10�19। क्या कह रहा हूँ? 313.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे 313 × 10⁻19 क्या जाएगा? जूल आ जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि h की वैल्यू क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या जो है दे रखी है। तो अपने पास ये कहूंगी जनरल जो एनर्जी है जो रेडिएशंस की वो कितनी आ रही है? 3.13 × 10⁻19 जूल। ठीक है भाई। अब क्या होगा? आपको क्या करना है? 1 मोल प्रोटॉन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर बात कर रहा है 1 मोल के लिए तो मैं क्या करूंगा इसका? यस, अवोगाद्रो नंबर से इसको क्या कर दूंगा? मल्टीपल कर दूंगा। तो जो टोटल एनर्जी होगी क्या किसकी? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होगी? जो टोटल एनर्जी है, इस एनर्जी की बात करें तो इस एनर्जी को अगर मैं जूल इंटू अवोगाद्रो नंबर से मल्टीपल कर दूं, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? यह 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अब सोल्व कीजिए फटाफट। 3.313 इंटू 6.022 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व कर लीजिए पहले। कितना हो गया? 3.13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना बच गया भाई? यस, 4 बच गया। अब देखो जूल पर मोल, ये लीजिए। ठीक है। अब आप इसको मल्टीपल करो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में? तो ये था अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अपने आते ही आते हैं। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद में जैसे ये आ गया तो अब क्या करोगे? इसको जूल को किस में कन्वर्ट कर लोगे? अगर किलो जूल में चाहो तो 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में ले आओगे। तो जो वैल्यू आएगी अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगी 199.51 किलो जूल पर मोल आएगी। चलिए, ये था अपने पास आज का न्यूमेरिकल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल को फर्स्ट स्टार्टिंग में देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो वो क्या कर दें? इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे के जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा या अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।